नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। चंडीगढ़ में बुधवार को लॉकडाउन का ऐलान। अनिल विज बोले, पंचकुला में नहीं होगा लॉकडाउन। मोहाली में बंद का पहले ही हो चुका था ऐलान। चंडीगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारी को नो वर्क नो पे की धमकी। बावजूद इसके हड़ताल पर रहे कर्मचारी। यूटी प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। और चैत्र नवरात्रों की महाअष्टमी पर ट्राई सिटी में भक्तों ने किया कंजक पूजन। मोहाली में लॉकडाउन के ऐलान के कारण भक्तों ने अष्टमी पर ही दिखाया कंजक पूजन पर जोर। चंडीगढ़ में बुधवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में मंगलवार को एक अहम बैठक कर ये फैसला किया गया। यूटी एडवाइजर मनोज परिदा ने पहले से ही इस बात के संकेत दे दिए थे। चंडीगढ़ में मंगलवार को कोरोना के 602 ताज़ा मामले सामने आए, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पंचकुला में रामनवमी के दिन लॉकडाउन नहीं लगेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने यह ऐलान किया है कि कोरोना की पाबंदियां और सख्त की जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन लगाना मामले का हल नहीं होगा। इससे पहले पंजाब सरकार ने मोहाली में बुधवार को लॉकडाउन का ऐलान किया था। यूटी प्रशासन भी बुधवार को ट्राई सिटी में लॉकडाउन के पक्षधर थे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि पंचकुला में प्रदेश का एक हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है, जो कि सभी जिलों के हेल्पलाइन सेंटर की निगरानी करेगा। राज्य के 22 जिलों में 14 घंटे के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जा रहे हैं। हरियाणा वासियों को मेडिकल हेल्प देने के लिए ये हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। ट्राई सिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा संक्रमण पंजाब के मोहाली जिले में तेजी से फैल रहा है। यहाँ रोजाना सैकड़ों में मरीज आ रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में भी औसतन 250 संक्रमित मरीज रोजाना मिल रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ की बात की जाए तो यहाँ अब 49 जगह कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में मनीमाजरा हॉटस्पॉट बना हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रशासन मनीमाजरा में बढ़ते केसों को कंट्रोल करने में विफल नजर आ रहा है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जिन लोगों को कोई बेड मिलने में, दवाई मिलने में, किसी अन्य प्रकार के सहायता मिलने में, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, तो उसकी मदद करने के लिए ये सेवा की हेल्पलाइन, मेडिकल हेल्पलाइन जो है वो शुरू की जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 14 घंटे के लिए ये प्रतिदिन चलाएंगे, सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक हर जिला हेडक्वार्टर पर। इसके साथ साथ एक और हेल्पलाइन शुरू करेंगे। वो हेल्पलाइन होगी आपूर्ति हेल्पलाइन। इसमें किसी व्यक्ति को, सारे परिवार के लोग बीमार हो गए हैं, दवाई चाहिए, ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ें चाहिए, सब्जी, फल, दूध पहुंचाने के लिए व्यक्ति चाहिए, दूसरी हेल्पलाइन होगी। और इसके लिए 90 हर विधानसभा में एक सर्विस टीम तैनात की जाएगी, जो एक गाड़ी के साथ, जिसमें 6 लोग अलग अलग समय पर ड्यूटी देंगे, 2 लोग एक समय पर रहेंगे। इसके साथ साथ 300 सेंटर्स पर अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है। ऐसे सब प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, उसके साथ अन्य मोर्चे और पार्टी के कार्यकर्ता, ये जितने दिन तक प्रोक्योरमेंट चलेगी वो वितरित करेंगे। युवा मोर्चा प्लाज्मा बैंक कोशिश है हर जिले में बने, लेकिन मान लो सब जिलों में उस प्रकार की संभावना नहीं बन पाती है, क्योंकि प्लाज्मा उन्हीं का चाहिए जो पहले कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। तो उनकी डायरेक्टरी बना रहे हैं युवा मोर्चा। और जैसे आसपास के 2 जिले मिलाकर, मेवात गुड़गांव का गुड़गांव में, मान लो झज्जर रोहतक है तो रोहतक में, फतेहाबाद हिसार है तो हिसार में, ऐसे 2 जिले मिलाकर भी उनको कहा है कि एक डायरेक्टरी बना के रखें। जो डोनेट करने के इच्छुक हैं उनका नाम तैयार रखें, और जो पहले से कुछ लोग चला रहे हैं इस काम को, जो अच्छे से कर रहे हैं, उनके साथ सह संबंध हों, उनको प्लाज्मा दिलवाएं और जिससे पेशेंट्स को दिलवाने में मदद करें। ये एक बड़ा कैंपेन, महाअभियान जो है,
कल हमने इसकी दिन भर प्लानिंग की है, सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष महामंत्रियों से बात की है, ड्यूटियां लगाई हैं, युवा मोर्चा की ड्यूटियां लगाई हैं। इसी तरह से सभी सांसद और विधायकों को कहा है, जो विधानसभा अनुसार डिलीवरी टीम है, जहां विधायक है वो इस पर अपनी टीमों को लगाएं, जहां विधायक नहीं है वहाँ सांसद उनकी मदद करें, वो वहाँ पर टीमों को लगाएं। और किसान मोर्चा की ड्यूटी ये प्रोक्योरमेंट सेंटर जितने भी खरीद केंद्र हैं इन पर वो वितरण का काम करें। अलग अलग महामंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई है। जो हमारे महामंत्री वेदपाल जी हैं उनको ड्यूटी लगाई गई है कि ये जो मेडिकल हेल्पलाइन है वो इसकी सब जगह एस्टेब्लिशमेंट हो जाए और देखरेख करें। संदीप जोशी जो आपूर्ति लाइन की हेल्पलाइन है और आपूर्ति की टीमें और किसान मोर्चा द्वारा जो सेवा दी जानी थी मंडियों में परचेज सेंटर्स पर वो देखें और इनको जो भी चीज़ें चाहिए उसकी सप्लाई कराने का काम संजय भाटिया जी जो हमारे महामंत्री और सांसद, चाहे वो मास्क हैं चाहे सैनिटाइजर हैं, बाकी सब उपलब्ध कराने का काम उनके जिम्मे लगाया है। इन जिला लेवल के जो हमारे मेडिकल हेल्पलाइन के सेंटर्स हैं इनको एक रिसोर्स सेंटर के रूप में एक स्टेट लेवल का हेल्पलाइन सेंटर और पंचकुला में एस्टेब्लिश किया गया है, जिसने आज काम करना शुरू कर दिया है। तो वो सारी जानकारियाँ कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, किसी को रेमडेसिविर चाहिए तो वहाँ लोकल उसका विक्रेता कौन है, किस प्रकार से उसको मिल सकता है। सरकारी अस्पतालों में तो सरकार की योजना से मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कठिनाई आ रही है तो उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ हो रही है, किस दुकान से है, खेप कितने बजे आ रही है, ऐसी सब जानकारियाँ वो देने का काम स्टेट लेवल का हेल्पलाइन सेंटर करेगा। डॉक्टर संजय शर्मा को स्टेट लेवल के हेल्पलाइन सेंटर का इंचार्ज बनाया है और ऐच्छिक रूप से लोगों से जो सेवा कर सकते हैं उनसे समय मांगा गया है कि यहाँ 3 लेवल पर 4.5 घंटे 2 अलग टीम, 5 घंटे एक टीम काम करेगी और जिला हेडक्वार्टर पर 7-7 घंटे की 2 टीमें 14 घंटे के लिए अपनी सेवाएं देंगी। तो ऐसा एक बड़ा अभियान पार्टी ने इन दिनों में कोरोना महामारी के समय ये लिया है। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय मैक्सिमम अपना बचाव रखें और बचाव में कम से कम निकलें, जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि मास्क से जो मेरी जानकारी है मुझे लगता है कि हमारी मेदांता की जो हेड हैं सुशीला कटारिया, उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को इस समय सर्वाधिक पेशेंट्स को देखा है, हर स्थिति में देखा है। और मैंने उनसे पूछा कि आप इस सारे समय में बचे रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने मास्क कभी नहीं हटाया और एक बार मास्क लगाने के बाद मास्क में जब उतारती हूँ तो हाथ धोकर उतारती हूँ, इस सारे समय में मुंह पर कभी हाथ नहीं लगाती। सीवियर से सीवियर पेशेंट्स का मैंने इलाज किया है। तो हम अगर इस नियम का पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे वो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा है पेशेंट्स के बीच में रहते हुए, तो ऐसे इससे हम अधिक से अधिक अपने चेहरे पर कभी हाथ नहीं लगाएं, मास्क सुबह दिखाकर निकले, सब मास्क उतारें जब हाथ धोकर उतारें। तो इस नियम का सब पालन करें। और दूसरा जो है ये वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चला हुआ है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लोग अब 18 साल तक के लोगों के लिए 1 मई से ये खोली जा रही है और इससे ऊपर की आयु के जितने भी लोग हैं वो सब वैक्सीनेशन कराएं, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को इस महामारी से बचा सकें, अपने को, अपनों को, अपने प्रियजनों को और समाज के बाकी लोगों को भी। तो 2 चीजें हैं, एक तो 8 से जो 10 तक का आपने 14 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करी है, ये मतलब प्रत्येक जिले के लिए हर अलग अलग दिन इसको ऑपरेट किया जाएगा। दूसरा ये और दूसरा ये कि जिस तरह से ये जो हेल्पलाइंस हैं या फिर ये जो सेवाएं हैं, इसको लेकर अगर बात करें तो टाइम जो आपने इसको सुनिश्चित किया 8 से 14 तक का, 8 से 10 तक का, इसका क्या रहेगा सर, किस तरह से इसको सुनिश्चित किया? हर जिले में हेल्पलाइन अपनी अपनी होगी। 22 जिलों में 22 हेल्पलाइन सेंटर होंगे जो
प्रांत स्तरीय हेल्पलाइन सेंटर है वो तो इन 22 हेल्प सेंटर्स की हेल्प करने के लिए है। उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टेट लेवल से, सरकार से, उसको उसके लिए पंचकुला का हेल्प सेंटर काम करेगा। लेकिन वहाँ अपने ज़िले में जो पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको कोई सहयोग चाहिए, तो वो सहयोग करने का काम जिले लेवल के हेल्पलाइन सेंटर करेंगे। ये दोनों तरह के हेल्पलाइन सेंटर्स, आपूर्ति वाले भी और केवल मेडिकल हेल्प वाले भी, ये जिला केंद्र पर खोले जाएंगे। और सर्विस टीम जो है वो विधानसभा स्तर पर होगी और ये वितरण करने वाली मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने वाली टीम 300 स्थानों पर होगी जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है। जो आपूर्ति वाली हेल्पलाइन है सर, वो भी ये नंबर क्या है सर? नंबर नंबर तो सब जगह के जिला हेडक्वार्टर अपने अपने नंबर अनाउंस कर रहे हैं। कुछ जिलों ने आज अनाउंस कर दिए हैं, कुछ जिले कल अनाउंस करेंगे। प्रदेश स्तरीय हेल्पलाइन नंबर भी आपको थोड़ी देर में जब वो आपको वितरित कर देंगे, आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन प्रदेश स्तरीय जो हमने ये सेंटर बनाया है, ये सेंटर हमने अपने जो हेल्पलाइन सेंटर हैं उनके रिसोर्स रूम के रूप में बनाया है। डायरेक्ट यहाँ की बजाय लोग अपने ज़िले में कांटेक्ट करें, अपने ज़िले में सर्विस मांगे। ये उनको क्या चाहिए, जैसे पानीपत में कहाँ कहाँ बेड खाली हैं, तो पानीपत की जानकारी अगर इनको यहाँ स्टेट से चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, कितनी देर में पहुँचेगी, कितनी आपूर्ति है, कहाँ स्टोर है अवेलेबल है शहर में, कितनी मात्रा है, रेमडेसिविर का कौन डिस्ट्रीब्यूटर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, उसके पास खेप है कि नहीं है, C&F गुड़गांव में, ये अम्बाला में है, वहाँ से पहुँची कि नहीं पहुँची है, कितने बजे पहुँचने वाली है, आम लोगों को कैसे मिल रही है, ऐसे जो भी जानकारी चाहिए वो सब जानकारी अवेलेबल कराने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा 14 घंटे काम करेगी, 10 बजे के बाद उस स्थिति के लिए कुछ आपने वैकल्पिक व्यवस्था की है जो आपने कहा कि ऐसा है कि सामान्यतः उन नंबर आएंगे तो उन पर अटेंड करेंगे लोग, वो नंबर तो हमेशा खुले ही रहेंगे, लेकिन कुल मिला के बैठकर किसी एक स्थान पर काम करना, ये आपूर्ति तो उस नाते से डिलीवरी होगी, किस तरह से होगी आपूर्ति वाला? हाँ, आपूर्ति का मतलब ये है कि मान लो किसी घर से कॉल आती है कि हमारे घर में सब कोरोना पेशेंट हो गए हैं, कोई फला चीज की हमको जरूरत है, तो वो वहाँ जाकर देकर आएंगे। ये सप्लायर हैं या माल सप्लाई करेंगे? ऐसा है कि ये दोनों बातें हैं, परिवार की स्थिति के हिसाब से है। किसी को कोई ऐसा पेशेंट है कि मान लो इन्होंने ही सप्लाई करना है, आप देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लगता है कि नहीं वेल टू डू है, केवल सर्विस चाहिए, तो उस प्रकार की सर्विस देंगे। ये दोनों तरह की है, मतलब फैमिली टू फैमिली, पेशेंट टू पेशेंट डिफर मतलब जो जिसने मांगना है वो कहेगा जी खाना भी चाहिए, मेरे को खाना भी ले आना, बंदा भेज दो, बंदा केवल बंदा चाहिए। जो भी वहाँ उनका सहयोग कर सकते हैं वो उस प्रकार की जरूरत के हिसाब से, जैसे पहले उस समय सहयोग किया था हर प्रकार का, उसी प्रकार से सहयोग करेंगे। अंकल जी, ये तो चलो बात हुई राशन की, दवाइयों की। इस तरह की जो परिस्थितियां लास्ट ईयर हुई थी, उसमें हमने देखा बहुत सारे माइग्रेंट जो लेबर थी वो अपने अपने जगहों पर जाती थी। तो इस प्रकार की सुविधा भी आप देंगे माइग्रेंट लेबर को, अगर कोई अपने मूल स्थान पर जाना चाहता है? देखिए, अभी कोई काम धंधे बंद नहीं हुए हैं, हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं लगा है, कोई उस प्रकार की कोई स्थिति बनी नहीं है। जब इस प्रकार की बात आएगी तो उस पर विचार करके उसका भी तय करेंगे। पिछली बार बहुत लोगों को उस प्रकार की सेवाएं हमने दी थी संगठन ने, तो उस नाते से जरूरत के हिसाब से तय करेंगे। अभी जो 14 घंटे चलेगी हेल्पलाइन आपूर्ति? हाँ, जो अभी टाइमिंग दिए हैं वो 14 घंटे के दिए हैं, क्योंकि उसके बाद लोग अपने, आपको पता है कि देर रात्रि में जहाँ सेटल होते हैं वो अगले दिन सुबह से ही जो भी बदलाव होता है, पेशेंट को भी कहीं शिफ्ट होना है या कोई दूसरी चीज़ चाहिए होती है, तो सामान्यतः मॉर्निंग से चीज़ें शुरू होती हैं। डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी है या बाकी किसी जानकारी की ज़रूरत है, किसी चीज़ का पहुंचना है। देखिए, वैक्सीनेशन कैंपेन बहुत ज़ोरदार चल रहा है और कल मुझे डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के इंचार्ज हैं, वो बता रहे थे कि 43 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, कल जो उन्होंने डाटा बताया। और सब जगह कैंपेन हम देख रहे हैं, लोग लगवा रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, सब उनका प्रचार सब लोग कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे 2 ऐसे नगरीय केंद्र हैं जहाँ पर पेशेंट्स की भीड़ बढ़ी है,
लेकिन वो केवल हरियाणा की नहीं है, उसमें दिल्ली की भीड़ भी है। दिल्ली के लोग भी हमको भी अप्रोच कर रहे हैं कि हमको गुड़गांव में जगह मिल जाए, हमको फरीदाबाद में जगह मिल जाए। उस कारण से 2 स्थानों पर ये सही है कि भीड़ बढ़ी है, उसके बावजूद भी सर्विस मिल रही है, बेड मिल रहे हैं और पेशेंट्स की देखरेख हो रही है। ये जो सरकारी व्यवस्था है, ये उसके अतिरिक्त तो बीजेपी अपना एक पैनल में चलाना चाहती है सिस्टम। ये तो सहयोगी के रूप में है, पूरक के रूप में है, एक हेल्पलाइन के रूप में है। जैसे सामान्यतः अब हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको मैसेज आते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, ये मदद करिए, ये मदद करिए। उस मदद को ये संस्थागत रूप देना है कि इसी काम के लिए टीम बैठेगी, सारी जानकारियां रखेगी। उनके पास एक बार जानकारियां आ गई तो जानकारियां देना आसान होगा, प्रतिदिन जानकारियां लेने का काम होगा, तो ये काम एक तरह से संस्थागत हो जाएगा। किसी टेम्परेरी चलते चलते किसी व्यक्ति के पास फोन आया, उसकी बजाय उस पर जानकारी भी नहीं है, तो ऐसी संस्थागत जानकारी हर जिले की एक स्थान पर इकट्ठी रहना कि कुल बेड इतना है, जो है ऑक्सीजन इतनी है, इतने बेड के साथ है, वेंटिलेटर इतने बेड के साथ है, आज कहाँ कहाँ खाली है। ये जो मरीज है या मरीज के जो परिजन है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मरीज बेड कहाँ खाली है। उनको तो सेवा चाहिए। अगर उनको दाखिल होना है तो कहेंगे कि हमें दाखिल करा दो, या दवा चाहिए तो दवा दो, या कोई डॉक्टर आपके पास इस हेल्पलाइन में बैठा हो, जैसे टेलीमेडिसिन के तौर पे सरकार ने भी उपलब्ध करा दिया। अगर इसमें वो सेवा जुड़ जाए वो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर हो सकता है। ऐसा है कि दीवान जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे डॉक्टर सेल्स और पार्टी में जितने डॉक्टर्स हैं, कल सबको हमने इसी नाते से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जो इस समय टेलीमेडिसिन के लिए अपने आप को अवेलेबल करा सकते हैं वो सब लोग अपने नाम देवें। और उस नाते से जहां इस प्रकार की जो सूची हमारे पास आएगी, बल्कि इससे भी आगे बढ़ के एक विषय आया था कि सरकार के पास बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो CWC में हैं, चाइल्ड एंड वुमेन केयर में हैं, ऐसे सब लोगों को भी बात करके और ऐसी सेवाएं इस समय दिए जाने की जरूरत है। सर, पब्लिक प्रोग्राम को लेकर के आपका क्या कहना है? जो पब्लिक प्रोग्राम है, क्योंकि लोगों में इस बात की काफी नाराजगी होती है, वो कहते हैं कि बीजेपी के प्रोग्राम में है सरकार ने अब इस प्रकार के प्रोग्राम सब, मुझे लगता है जो भी सरकार के निर्देश हैं पूरी तरह से मानते हुए सब ने उसी पर चलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तीव्रता है इस समय महामारी की उस प्रकार से बढ़ी है, तो फॉलो करना चाहिए। पिछले 5 साल से मुनाफे में चल रहे चंडीगढ़ बिजली विभाग का निजीकरण करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके विरोध में अब सभी बिजली कर्मचारी ने सोमवार रात 12 बजे से मंगलवार रात 12 बजे तक यानी कि 24 घंटे के हड़ताल का ऐलान किया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ किया था कि कर्मचारियों का हड़ताल पर जाने का कोई कारण नहीं बनता। हड़ताल पर जाने वालों पर नो वर्क नो पे का नियम लागू होगा। बावजूद इसके मंगलवार को बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान मंगलवार को भी बिजली कर्मचारियों ने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि प्रशासन मुनाफे में चल रही बिजली विभाग का जानबूझकर निजीकरण करने जा रहा है, जबकि बिजली महकमा 350 करोड़ के सालाना मुनाफे में है। बावजूद इसके विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। करनी भरनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, करनी भरनी होगी। बिजली महकमा निबटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं सर चंडीगढ़ एडमिशन एंड MC एम्पलाइज फेडरेशन का प्रेजिडेंट रघुवीर चंद और ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ UT ਔਰ MC ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੈ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਆ, ICCW ਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅੱਛੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੀ ਨਿਗੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 174 ਕਰੋੜ 'ਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਚੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬੀ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਅਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਮੱਛਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਅੱਛੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਹੋਈ। एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी, जो अपने जैसी सैकड़ों एसिड अटैक विक्टिम महिलाओं के लिए एक आदर्श बनी हुई है, वो मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंची। लक्ष्मी डॉक्टर नवदीप कौर, जो पेशे से एक वकील हैं और साथ ही एनजीओ द लक्ष्मी फाउंडेशन की सह संस्थापक भी हैं, उनकी लिखी हुई किताब एसिड अटैक ऑन वुमेन अ सोशियो लीगल पर्सपेक्टिव को जारी करने पहुंची थी। इस मौके पर लक्ष्मी ने कहा कि देश के हर माता पिता को अपने बच्चों को विपरीत परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना सिखाना चाहिए। वहीं डॉक्टर नवप्रीत कौर ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में महिलाओं को एसिड अटैक से आ रही मुश्किलें और उसके समाधान को लेकर जानकारी दी है। चंडीगढ़ की रहने वाली और पीयू से एसिड अटैक को लेकर पीएचडी करने वाली डॉक्टर नवप्रीत कौर ने कहा कि उन्होंने अपनी बुक लिखने के दौरान कई एसिड अटैक सर्वाइवर महिलाओं से मुलाकात कर उनकी सही स्थिति को पेश करने की कोशिश की है। वहीं उन्होंने लक्ष्मी अग्रवाल के साथ चलाई जा रही गैर सरकारी संस्था द लक्ष्मी फाउंडेशन के बारे में बताया कि कैसे द लक्ष्मी फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स, वंचित महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान और हितों के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। My name is Dr. Navpreet Kaur. I have written this book Acid Attacks or Women A Social Legal Perspective. ये book women पे इसलिए है because acid attacks are the gender based violence. 70% of the women in India are acid attack victims, जो total victims में से, and in most of the cases perpetrator जो होते हैं वो मेल ही होते हैं। 25 to 35 जो एज ग्रुप है उनमें मोस्टली एसिड अटैक होता है। इस बुक में मैंने लीगल, सोशल, मेडिकल पर्सपेक्टिव को कवर करने की कोशिश की है। हमारी जुडिशरी का क्या रोल है, हमारी सोसाइटी, हमारी लेजिस्लेटिव मेकिंग जो है उनका क्या रोल है, एंड आई बिलीव दिस बुक बी वेरी हेल्पफुल फॉर all the legal students, policy makers, medical students, and all the NGO persons who are working for gender based violence. आई सपोज ये बुक अवेयरनेस क्रिएट कर पाएगी एसिड अटैक के लिए और लोगों को हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे पाएगी। और ये एक ऐसी बुक है जो आज तक हमारी सोसाइटी में आई ही नहीं। जितनी शपाक मूवी की ज़रूरत थी हमारी सोसाइटी में, उससे ज़्यादा इस बुक की ज़रूरत थी लोगों को अवेयर करने की। मुझे बहुत खुशी है डॉक्टर नवप्रीत कौर ने एक ऐसी बुक को लेके आए हैं, क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो लोगों को कानून के बारे में नहीं पता। बहुत सारे ऐसे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके लिए भी कॉम्पनसेशन को लेके या लॉ क्या है, इन सब चीज़ों को लेके पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है लोग। तो ये चीज़ अच्छी है कि इसमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी इस बुक में जो लोगों को नहीं पता है। तो जिस तरीके से नवप्रीत ने रिसर्च किया है इस पर, जिस तरीके से मैंने इनको इतने सालों में काम करते हुए देखा है,
जिस दिल से इन्होंने ये काम किया है। इवन मैं ये भी कहूँगी इसके साथ साथ कि नवप्रीत ने सिर्फ बुक पे ही नहीं, वो जो सर्वाइवर जो भी इस बुक में आपको मिलेंगे, उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सर्वाइवर हैं जिनसे वो मिली है, आज भी वो उनको फुली तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ नवप्रीत की कि नवप्रीत बुक लेके आए और लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों की जो माइंडसेट है उसको आप चेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि एक इंसान बहुत कुछ चेंज ला सकता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो अपनी आवाज़ हो। पंचकुला की सीबीआई अदालत में मंगलवार को डेरा प्रबंधक रंजीत हत्या मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम और कृष्ण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जबकि मामले में आरोपी जसवीर सबदिल प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। मंगलवार को इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में निर्णायक बहस थी। हालांकि ये निर्णायक बहस अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होने वाली है। चैत्र नवरात्रों की मंगलवार को महाअष्टमी मनाई गई। ट्राई सिटी वासियों ने मंगलवार को मां के अलग अलग मंदिरों में जाकर उनके दर्शन किए। हालांकि कोरोना की पाबंदियों के कारण श्रद्धालुओं की संख्या मंदिर में कम ही नजर आई। चंडीगढ़ से महज 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित चंडी माता के भव्य मंदिर में भी रौनक देखी गई। इस प्रसिद्ध चंडी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर 5000 वर्षों पुराना है, जिसको लेकर अलग अलग पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है मां ने महिषापुर का वध करने के बाद यहीं पर कुछ देर विश्राम किया था। इसके साथ ही महाभारत के युद्ध से पहले आदिकाल में पांडवों ने यहाँ पर चंडी मां की तपस्या की थी और मां ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। चंडी मंदिर का ये मंदिर बहुत ही भव्य है और इसी के नाम पर चंडीगढ़ का नाम भी रखा गया है। इसके अलावा जिस स्थान पर यह मंदिर स्थित है उस गांव का नाम भी चंडी कोटला रखा गया है। इसके बाद रेलवे स्टेशन का नाम भी चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन रखा गया है। कहा जाता है मां के पावन चरणों में कोई भी सच्चे मन से जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार करती हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसलिए काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। जैसा कि आप सभी को पता है, चंडी माता मंदिर पंचकुला से कुछ ही दूरी के स्थित एक चंडी कोटला गांव में टोल टैक्स के समीप ही है। यह चंडी मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। यहाँ समय समय के अनुसार राजा लोग, फिर आगे संत लोग, महात्मा लोग सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन अभी 1 साल से माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने इसको अंडरटेक किया है, उसकी देखरेख का जिम्मा लिया है। तब से इस मंदिर की पूजा पाठ की जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड की है। इस मंदिर का इतिहास आदिकाल से है। जब कहते हैं कि पांडव लोगों यहाँ आते आते उन्होंने महारानी की सेवा की थी, उनको साक्षात दर्शन दिए थे और महिषासुर को जब मारा था महारानी ने, वो यहीं आके रुके थे कुछ पल के लिए। जो सामने प्रतिमा है वो महिषासुरमर्दिनी रूप है महारानी का। और पुरातत्व विभाग के सर्वे में भी ये मूर्ति का जो सर्वे करवाया था श्राइन बोर्ड ने, उसमें भी ये 5 से 6 हज़ार साल पुरानी मूर्ति है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ बड़ी दिव्य शक्तिशाली महारानी है। जो लोग मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। पंडित जी, यह भी कहा जाता है कि चंडी मंदिर के नाम से ही चंडीगढ़, हाँ, इस चंडी मंदिर के नाम से ही यहाँ सबसे पहले ये चंडी कोटला गाँव जिसके स्थान जहाँ स्थान है ये, फिर एक चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन है, कमांड के अंदर आता है। फिर ये जो पश्चिमी कमांड इंडिया की, इसको भी चंडी उसके नाम से जाना जाता है, महारानी के नाम से। फिर चंडीगढ़ का नाम भी महारानी के नाम से ही विख्यात है। तो यहाँ के आसपास के कई गांव हैं, उनका भी नाम पीछे महारानी का नाम लगे, चंडी लगा के आगे कुछ, तब ये पूरा विख्यात है। ऐसे महारानी के नाम से ही चंडीगढ़। हम भी यहाँ मंदिर बहुत सालों से आ रहे हैं, काफ़ी समय से आ रहे हैं और जो जो मांगा वो सब पूरा हुआ माता रानी की कृपा से। बहुत विश्वास है उन पे और आज भी इसी मुश्किल के समय में तो दौड़ते इनके पास ही आते हैं। बस इस वक्त तो यही है, महामारी ख़त्म हो, ये सब लोग अपनी वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में आए। बहुत हो गया, इतने लोग परेशान, हर परिवार में कोई ना कोई चल रहा है। तो बस सर छोड़ दीजिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जी, कितनी देर से आप चंडी मंदिर आ रहे हैं? मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ जी। ठीक है, जो भी महामाई से मांगा है वो मेरे को मिला है जी। ठीक है जी, महामाई की बड़ी कृपा है जी। ठीक है ना जी, जो भी आता है उसकी झोली भर जाती है। इस बार क्या मांगा है महामाई से? महामाई से मांगा है पोतों के लिए, हाँ जी,
कोरोना ख़त्म हो जी, ठीक है ना जी, सुख शांति रहे जी। मैं जी बहुत सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे, माता जी की बहुत कृपा रही है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, बहुत श्रद्धा है हमारी। तो इस बार महामारी से क्या मांग रहे हैं? बस सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब लोग खुशी मंगल रहें, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, यही माता जी से हमारी बस मनोकामनाएँ हैं। मंदिर ने बहुत कहते हैं तरक्की की है, पहले छोटा सा मंदिर होता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वो मंदिर काफ़ी, अब तो बहुत अच्छा बना लिया है, बाहर से भी अंदर से भी बहुत अच्छा, बहुत चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं पहले से अभी तक में। सर कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। ओके। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर DK सिन्हा हूँ सर। सर कब से आ रहे हैं आप? हम लोग सर काफ़ी सालों से हम लोग यहीं पर इस्टेब्लिश हैं, किशनपुरा पीर मुसल्ला में रहते हैं और काफ़ी सालों से आ रहे हैं। मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ कॉलेजेस में। तो हम लोग की तो बहुत श्रद्धा है माता जी पर, और मनसा देवी का तो है ही है। चंडी माता का जब से दर्शन हुआ है, और भी हम लोग के लिए मतलब हर तरह से स्वास्थ्य में और परिवार में हर तरह की उन्नति होती गई है। बच्चों के लिए भी पूरा परिवार हमारा इस मामले में बहुत भाग्यशाली है कि माता जी के दर्शन होते रहते हैं हम लोग के। आज क्या मांगा महामारी? आज तो सबसे बड़ी बात मैंने मांगी है कि इस महामारी को माता जी जल्द से जल्द ख़त्म करें और सबका परिवार, विश्व का कल्याण करते हुए सबका परिवार स्वस्थ और सुखी है। वहीं महाअष्टमी पर चंडीगढ़ में भक्तों ने मां की आराधना की और मां का आशीर्वाद लेने के लिए व्रत भी रखे। भक्तों ने इस दौरान कंजक पूजन पर अपना व्रत खोला। इस बार कोरोना की महामारी के कारण लोगों को कंजक ढूंढने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। मोहाली में बुधवार के लॉकडाउन के कारण भक्तों ने मंगलवार को ही कंजक पूजन करना ठीक समझा। सर आज अष्टमी है, कंजका को पूजा जाता है। हाँ जी। आपने भी कंजका की पूजा, क्या मानते हैं कंजका को पूजने से महामारी खुश होती है, हमें आशीर्वाद देती है, आगे बढ़ने के लिए खुद घर में बच्चों के लिए शांति देती है। सर आज अष्टमी का दिन है और हमने नवरात्रों की पूजा की है 7 दिन, और आज अष्टमी के दिन माता वैष्णो देवी का वार है और उसकी हम अच्छे उससे कामना करते हैं कि हमारी सभी के लिए अच्छा साबित होए और कोरोना संकट काल में हमारी सबकी मनोकामना पूरी करे। हमने आज कंजकों को बिठाया है और देवी मैया को यही पुकार की है कि सभी संसार में, पूरे वर्ल्ड में सब खुश रहें और कोरोना महामारी से हम सबको दूर करें। नहीं, कंजके पूजन ऐसे माहौल में एक तो कंजके मिलना बहुत मुश्किल है। चलो ये तो मंदिर में है कि इन्होंने बिठाया हुआ है कंजकों को, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये साल का त्यौहार होता है, एक नया साल है और ऊपर से हमारा हिंदुओं का मेन पर्व है ये, और इसको हमें हंसी खुशी मनाना चाहिए। और जैसे कंजकों को आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। 9 दिन हम व्रत रखते हैं हमारी हिंदू सभ्यता के अनुसार। कहते हैं इस दिन किसी न किसी रूप में महामारी भी आती तो है महामारी, लेकिन हम लोगों को थोड़ी पता चलता है कि किस रूप में आई है, लेकिन माँ का आशीर्वाद तो जरूरी है। तो ये था हमारा आज का ट्राई-सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।